हेलो फ्रेंड, मैं बेबी हेम्ब्रम स्वागत करती हूँ आप सबों को बेबी हेम्ब्रम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम लोग इस क्लास में एक ऐसी टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये टॉपिक है नागवंशीय शासन व्यवस्था। फ्रेंड, नागवंशीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग नागवंश का उदय छोटा नागपुर क्षेत्र में कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड, ये जो आप भारत का मानचित्र देख रहे हैं और ये यहाँ जो रेड कलर का दिख रहा है ये झारखंड है और इसी झारखंड में ये वाला भाग ये छोटा नागपुर का क्षेत्र है। जब ईसा पूर्व लगभग 1000 वर्ष में इस क्षेत्र पर बाह्य शासकों का जब नज़र पड़ा तो यहाँ छिटपुट आक्रमण होने लगा। इस समय यहाँ पर निवास कर रहे जनजातियों के मन में भी एक शासन करने की प्रवृत्ति जन्म लेती है और ऐसे में ही मुंडा जनजातियों ने सर्वप्रथम अपने आप को शासन करने की शक्ति अपने में भांप लिया और रीता मुंडा के नेतृत्व में इस क्षेत्र पर मुंडा जनजाति ने सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की। इस राज्य को चलाने के लिए सुतना पाहन नामक एक योग्य व्यक्ति का चुनाव किया गया। अब ये सुतिया नागखंड राजा सुतना पाहन के द्वारा चलाया जाने लगा। ये सुतिया नागखंड 7 गढ़ों में विभक्त था। ये गढ़ थे लोहगढ़, सिंहभूम, मानभूम, हजारीबाग, पलामू, केसलगढ़ और सरगुजागढ़। इतना ही नहीं, ये गढ़ 21 परगनों पर विभक्त था। इससे आप लोग को समझ सकते हैं कि संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में ये सुतिया नागखंड का जो राज्य था वो फैला हुआ था और इतना बड़ा राज्य को चलाने के लिए ये जो सुतना पाहन शासक थे शुरुआती दौर में तो बखूबी निभाए, लेकिन समय के साथ इसने भी अपनी शासन व्यवस्था में कमजोरी दिखाना शुरू कर दिया और यही वह समय था जब इस क्षेत्र में अनेक ऐसे राजवंशों का उदय होता है और इसी राजवंशों में से एक वंश है वो है नागवंश। तो फ्रेंड, इस प्रकार से इस छोटा नागपुर एरिया में नागवंश का उदय होता है। अब नागवंश की शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। नागवंश 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था अब नागवंशों को हस्तांतरित हो जाता है। अब जब इस क्षेत्र में नागवंश उभर कर आ गए थे और यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था शुरू कर दी थी तो स्वाभाविक था कि मुंडाओं की जो राज्य व्यवस्था थी अब वो नागवंशियों के हाथों में आ जाता है और इस प्रकार नागवंश का पहला शासक जो राजा बनता है वो है फणिमुकुट राय। फणिमुकुट राय ने सबसे पहले अपनी राजधानी को सुत्याम्बे बनाया और यहीं से अपना शासन कार्य चलाने लगा। इसने रामगढ़, गोला, वरवा, पलानी, हजाम तथा तामड़ जैसे क्षेत्र को भी अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इस तरह से फणिमुकुट राय का जो राज्य था वह 66 परगनों में सुसज्जित था और फणिमुकुट राय ने जो शासन व्यवस्था इस राज्य में चलाया वो मुंडाओं द्वारा दिए गए
जो पढ़ा शासन व्यवस्था था उसी के द्वारा शासन को चलाया। फणिमुकुट राय के बाद इस छोटानागपुर खास का राजा बनता है वो है प्रताप राय। प्रताप राय ने अपनी राजधानी चुटिया बनाया जो स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है और इसने भी अपने राज्य को चलाने के लिए मुंडा पढ़ा शासन व्यवस्था को ही फॉलो किया। प्रताप राय के बाद अगला शासक बनता है भीमकर्ण। नागवंशीय शासक भीमकर्ण जब राजा बना तो इसने अपनी राजधानी चुटिया से हटाकर खुखरा बना दिया और अपने शासन व्यवस्था में इसने भी मुंडाओं की शासन व्यवस्था जो पढ़ा शासन व्यवस्था थी उसी को ही आधार बनाकर राज्य में शासन करता रहा। तो फ्रेंड, इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि पहली शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक नागवंशों में कर व्यवस्था, भू व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था सभी मुंडा शासन व्यवस्था की तरह ही चलते रहा। यानी कि मुंडा शासन व्यवस्था में यहाँ तक किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। आगे जब मुगल शासक आते हैं तो इन नागवंशीय शासन व्यवस्था में क्या बदलाव होता है इसके बारे में देख लेते हैं। 1585 ईस्वी में मुगल सेनापति शहबाज खां और नागवंश का राजा मधुकरण शाह के बीच युद्ध होता है। 1585 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर था और उसका सेनापति शहबाज खां ने नागवंश का राजा मधुकरण शाह के ऊपर आक्रमण कर दिया। कारण था कि वे छोटानागपुर क्षेत्र से कर लेना चाह रहे थे। ऐसे में जब दोनों में युद्ध होता है तो मधुकरण शाह हार जाता है। मधुकरण शाह जब हार गए तो मुगल बादशाह का एक फरमान आता है कि नागवंश का जो राजा मधुकरण शाह है एक शर्त पर वे पुनः नागवंश का राजा बने रहेगा जब वह नियमित मालगुजारी मुगल बादशाह को देंगे। तब इस शर्त को मानते हुए मधुकरण शाह ने मुगल बादशाह को नियमित मालगुजारी देने के लिए राजी हो गया और स्वयं नागवंश का राजा बना रहा। इसके बाद नागवंशीय शासन व्यवस्था में मालगुजारी लेने की प्रथा आम रैयतों से जो पहले नहीं ली जा रही थी अब लेने लगा। यानी कि जो पहले पढ़ा शासन व्यवस्था में मालगुजारी या किसी प्रकार का कर रैयतों से नहीं ले जा रहा था, अब ये जो मधुकरण शाह है अब यहाँ के रैयतों से मालगुजारी के रूप में कर लेने लगा। अब आगे मधुकरण शाह के बाद जब नागवंश का राजा दुर्जन साल बनता है तो दुर्जन साल ने मुगल बादशाह को कर देना बंद कर दिया। तब मुगल बादशाह ने 1616 ईस्वी में अपनी सेनापति इब्राहिम खां को दुर्जन साल के यहाँ युद्ध करने के लिए भेजा है। और जब इब्राहिम खां और दुर्जन साल के बीच युद्ध होता है तो दुर्जन साल पराजित हो जाता है और इब्राहिम खां ने राजा दुर्जन साल को अपने साथ दिल्ली लेके चला गया। वहाँ दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर ने दुर्जन साल को 12 वर्ष की कैद की सज़ा सुना दिया और इस तरह से दुर्जन साल को ग्वालियर के किले पर 12 वर्ष तक बंद करके रखा गया। लेकिन मुगल बादशाह जो थे वो भी कर के लालच में दुर्जन साल से एक शर्त रखते हैं कि अगर आप कर हम लोगों को देंगे तो आपको इस किले से रिहा किए जाएंगे। दुर्जन साल ये शर्त मान लेते हैं और ये
6,000 रुपये प्रति वर्ष कर देने के एवज में अपने आप को इस ग्वालियर के किले से छुड़वा लेते हैं और पुनः नागवंश का राजा बन जाता है। अब ये दुर्जन साल जो नागवंश का राजा है, वे अब प्रत्येक वर्ष मुगल बादशाह को 6,000 रुपया कर देने लगा, जिससे नागवंशीय शासक दुर्जन साल को पैसे की कमी आने लगी। ऐसे सिचुएशन आने के बाद ये दुर्जन साल ने अब जो पहले से चली आ रही पढ़ा शासन व्यवस्था में बदलाव करने के लिए मन बना लिया और अब सबसे बड़े बदलाव इसने किया, जो पढ़ा के मानकियों को अब इसने भूइहर कहने लगा और इसे मालगुजारी वसूलने के लिए आदेश दे दिया। अब छोटनागपुर में जो रैयत थे उससे मालगुजारी वसूलने का काम अब भूइहर करने लगे, जो पढ़ा के मानकी थे। कुछ समय बाद दुर्जन साल ने फिर एक जागीरदार जैसे अधिकारी की नियुक्ति की। अब ये जागीरदार ही रैयतों से कर वसूलने का काम करने लगे। अब इस तरह से मुगल काल में जागीरदार मुगल बादशाह को नजराना या पेशकश देता रहा। ये नजराना या पेशकश क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये जो जागीरदार थे, मुगल बादशाह जब तक उनसे पैसे या कर की मांग नहीं करते थे तब तक ये उसको कर नहीं देते थे। कहने का बात ये है कि जब जागीरदार की नियुक्ति होती है तो वे इस क्षेत्र के रैयतों से कर लेने के लिए नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ये जागीरदार नियमित कर न देकर अब ये अपने मनमानी आधार पर मुगल बादशाह को अनियमित कर देने लगे। इसे ही नजराना या पेशकश कहते हैं। अब दुर्जन साल के बाद नागवंश का राजा रघुनाथ शाह बनता है। रघुनाथ शाह के समय हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे धार्मिक प्रशासन में बदलाव आए। इसके शासनकाल में धार्मिक प्रशासन में बदलाव देखने को मिलता है। 1682 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। बोड़ैया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण इसी के शासनकाल में ही होता है। साथ ही चुटिया में श्री ब्रह्मचारी ने सीताराम मंदिर का निर्माण इसी के समय में करवाया। इस तरह से ये जो रघुनाथ शाह थे, इसने मंदिरों के निर्माण करके सरना की जो पवित्रता थी उसको अब बदल दिया। जो पढ़ा शासन व्यवस्था में पूजा पाठ के लिए सरना का मुख्य उपयोग किया जाता था, अब यहाँ मंदिरों के निर्माण हो जाने से पूजा पाठ का काम जो अब मंदिर में होने लगा। इस तरह से यहाँ रघुनाथ शाह ने धार्मिक प्रशासन में एक बदलाव कर दिया। अब अंग्रेजों की शासन व्यवस्था भारत में आती है। अंग्रेजों के शासन के समय 1765 में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन कर दिया। यानी कि अब छोटानागपुर का ये नागवंशीय जो राज्य था, अब फोर्ट विलियम पटना काउंसिल की फोर्ट विलियम के अधीन चला जाता है। 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर नहीं मिलने से इस क्षेत्र के लिए एस.जी. हिटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया। इसे भी कर संग्रह में सफलता नहीं मिली। जब अंग्रेजों को 1773 ईस्वी के पहले तक किसी भी तरह से इस क्षेत्र से कर नहीं मिल पा रहा था, तब इन लोगों ने इस क्षेत्र में एक सिविल कलेक्टर की नियुक्ति करता है जो एस.जी. हिटली के नाम से है। फिर भी ये जो कलेक्टर है इसको सफलता नहीं मिलती है। फिर अंग्रेजों ने 1793 में
स्थानीय बंदोबस्त के बहाने राजा महाराजाओं को जमींदारी बना दिया। अब जो इतना करने के बाद भी जब अंग्रेज़ों को इस क्षेत्र से किसी प्रकार का कर नहीं मिल पा रहा था, तो इसने 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त चलाए थे, उसके तहत इस क्षेत्र में अब नागवंश के जो राजा महाराजा थे उसको जमींदार बना दिया। अब जागीरदारी प्रथा जमींदारी प्रथा में बदल गई। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मुगल काल में जागीरदारी प्रथा थी, अब जो है वो जागीरदारी प्रथा जमींदारी प्रथा में बदल जाती है। राजा महाराजा मुंडा मानकी पढ़ा पंचायत अब विलीन हो जाता है और अंग्रेजी राज व्यवस्था लागू हो जाती है और नागवंशीय राजाओं की राज व्यवस्था यहीं पे समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से नागवंश की शासन व्यवस्था जो है, शुरुआत में पढ़ा शासन व्यवस्था से शुरुआत होता है, लेकिन मुगल काल में थोड़ी बहुत उसमें बदलाव आता है और अंग्रेज़ों के शासनकाल आते आते नागवंश की जो शासन व्यवस्था थी उसमें काफ़ी सारे बदलाव लाए गए और इसके बाद इनकी जो शासन व्यवस्था थी सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड, आप लोगों को आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को इसी तरह से मेरी नई नई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल बेबी हेम्ब्रम को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।